हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे CDP 2013 में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पोर्शन आज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2013 में जो पेपर हुआ था वो मैं आज सॉल्व करूँगा। अगर वो आप प्रीवियस पेपर रखें तो आप आंसर लगा सकते हैं या मॉडल टेस्ट के तौर पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर हमारा है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पोर्शन, और सेट जो है ये सेट हमारा जो है ए है। तो अगर सेट ए है तो उससे भी आप मैच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके सीटेट में अपीयर होना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर कह सकते हैं हम तो कहीं कि अगर प्रिपरेशन आपको सही से करना है तो 50% प्रिपरेशन आपका जो है वो सिलेबस देखने से और आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल आइडिया आपको वहीं से मिल जाता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। लेकिन अगर आप सिलेबस को नहीं देख रहे हैं और प्रीवियस पेपर को नहीं देख रहे हैं तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है ये कि आप निकाल सकें। इसी वजह से प्रीवियस को हल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए करते हैं CDP का ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोनों जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, यहाँ से अपना वो आंसर टिक कर सकते हैं हम, और इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। तो दोनों मीडियम को हम देखते हुए चलेंगे ताकि जिस मीडियम के बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सके। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्की थ्योरी एक्सेप्ट। कहा जा रहा है कि स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्की थ्योरी से 3 थ्योरीज़ हैं रिलेटेड हैं, उनमें से एक कौन है जो नहीं है। तो अगर आपको तीनों के नाम पता है तब तो आप आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ अगर आप तुक्का मारेंगे तो कोई बात नहीं, हो गया सही तो सीख है, ठीक है, अदरवाइज़ आंसर गलत हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कंपोनेंशियल है, सोशल है, एक्सपीरियंशियल है या कॉन्टेक्चुअल है। कभी कभी आपको यहाँ पे दे देता है एक्सपीरियंशियल को जगह एक्सपेरिमेंटल दे देता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल। तो ये आपको इतना फ़र्क रखना है कि स्टर्नबर्ग से जो 3 थ्योरीज़ उन्होंने दिए हैं इंटेलिजेंस के, वो आपके कंपोनेंशियल है, एक्सपीरियंशियल है और कॉन्टेक्चुअल है, ये है। तो सोशल जो है ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए इस पेपर को सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि इसमें एक तरह का मॉडरेट आंसर है। जिस तरह की अगर सिलेबस आप नहीं देखें तो सिलेबस आप देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि उसमें जिन जिन पोर्शन को उसमें रखा गया है उन्हीं पोर्शन से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसी वजह से कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, ना बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और सीटेट में इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं, ना बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो इस वजह से आज इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। जो हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, ठीक है, या किस चीज़ पे वो मतलब वो बेस है। आप आंसर्स यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस पे बेस है या कॉमन एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल है, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। आप हिंदी भी यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मैं सारे ऑप्शंस को रीड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसी वजह से आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 का राइट आंसर क्या होगा। 2 का राइट आंसर मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या होता है, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति का इंडिविजुअल जो होता है एक जो एबिलिटी है वो होती है उसमें, क्योंकि किसी भी इंसान की एबिलिटी मतलब 10 लोग हैं तो 10 लोग की एक जैसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनका IQ एक जैसा हो। हर किसी का IQ जो होता है वेरी करता रहता है। इसी वजह से कुछ डल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ सुपर होते हैं, कुछ गिफ्टेड, कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो इसी वजह से मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या होता है, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस। और ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ये सूटेबल नहीं होगा। और ऑफिशियल आंसर की ने इसी को माना है। मैं कोशिश किया हूँ कि ऑफिशियल आंसर की आपको दे सकूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो वहाँ भी आपको ये कार्य कर जाएगा। द साउंड्स TH PH CH R थ फ और च ध्वनि। तो ये ध्वनि साउंड से रिलेटेड पूछा जा रहा है आपसे, क्या है आपको बताना, मॉर्फीम्स है, ग्राफेम्स है, लेक्सेम्स है या फोनीम्स है, क्या है। तो ये फोनीम्स इसका हो जाएगा क्योंकि ये फ़ोन से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड। अगर यहाँ पे आप सवाल देखेंगे तो यहाँ पे साउंड से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कंपोज करके कुछ वर्ड बनाया गया जो कि इंग्लिश में बनता है, क्योंकि डायरेक्टली वो वर्ड अपने आप में नहीं बन जाता। जिस तरह हिंदी में आपका था बन गया है, लेकिन इंग्लिश में कोई इस तरह वर्ड नहीं आता है कि डायरेक्ट वो था का माना दे। उसके लिए हमें 2 वर्ड को जोड़ना पड़ता है, 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ना पड़ता है। जिस तरह TH को जोड़े तो हिंदी वाला था बन गया। तो इस तरह यह क्या है, एक तरह का था जो बना, हमें क्या मिला, एक साउंड मिला, ठीक है। तो ये साउंड हो जाएगा।
ग्राफीम क्या होता है? ग्राफीम ये होता है कि टी और एच को मिलाने के बाद जो फिगर बनता है ग्राफ, ठीक है। सपोज दैट अगर हम टी लिख रहे हैं या टी, तो ये टी की तरह फिगर दिख रहा है, लेकिन टी और एच लिखेंगे तो इसका फिगर कुछ डिफरेंस हो जाएगा, तो इसी वजह से उसको बोलते हैं ग्राफीम्स। और लेक्सीम्स क्या है? लेक्सीम्स ये है कि जो एक तरह का लेक्सिकल होता है, हर वर्ड का एक लेक्सिकल मीनिंग होता है, जो भी वर्ड होता है उसकी वर्जिनिटी कहीं से होती है, तो लैटिन से होता है या ग्रीस से होता है, जो भी हो उसको हम लैटिन से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे साउंड से रिलेटेड है, तो ऑप्शन यहाँ पे फोनीम्स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन क्लास, अ टीचर शुड, कि एक क्लास में टीचर क्या करे कि वो जो जेंडर स्टेरियोटाइप है, एक तरह का मतलब बना हुआ है जेंडर रूढ़िबद्धता, कि उसे कैसे वो कम कर सके। टीचर को कौन सा एक्टिविटी करे या कौन सा ऑप्शन इसमें से बेटर होगा टीचर के लिए कि अपनाए, ठीक है। तो क्या होगा 4 का राइट ऑप्शन? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू पुट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। तो मतलब क्या है, बच्चों और बच्चियां यानी गर्ल्स बॉयज़ को एक ट्रेडिशन में रखना है, उनमें कोई ट्रेडिशन डिफरेंट नहीं करना है कि उनमें जेंडर बायसनेस हो कि लड़का है तो आगे बैठे, लड़कियां हैं तो पीछे बैठे, और उनके काम को भी डिवाइड कर देना कि इंडोर गेम है तो लड़कियां खेलेंगी, आउटडोर गेम है तो बॉयज़ खेलेंगे, कहीं कोई भी खेल सकता है। तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल रोल एक तरह का प्ले करने की ज़रूरत है एक टीचर को, ताकि वहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग पलने ना पाए। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा 4 का, वो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस टू। स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद्यालय को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, कि मतलब किस आवश्यकता को टीचर क्या ना स्कूल जो है रिस्पॉन्सिव होता है कि उसे वो पूरा करे। 5 का राइट क्या होगा? 5 का राइट ऑप्शन अगर पढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन 3, अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि बच्चा जो है कौन से बच्चे ऐसे जो सीखने के एबल हैं या कुछ लोग सीखने से अनेबल हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं कुछ नहीं सीख सकते हैं, तो उनमें ये डिफरेंस जो आ रहा है या उस डिफरेंस को एबल या अनेबल को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैटर करे, देखभाल करे उसकी, जिस तरह होता है कि स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट होता है, को स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट होता है, उन 2 प्रोसेस के ज़रिया भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, What kind of support can a school provide to address the individual difference in students? कि स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस कर सके, बता सके, उनके लिए क्या सहायता कर सकता है। 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। इसे मॉडल टेस्ट के पेपर पे आप लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि टीचर इट्स मीन कि स्कूल को क्या करना चाहिए बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करने के लिए। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स। क्या करें, चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है ये बहुत ही कारगर है। एनसीएफबीसी से बात करता है कि एजुकेशन जो दी जाए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी आपको बनाया जाना चाहिए और वहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर क्लास का वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, करिकुलम भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। उसे मतलब कह सकते हैं कि हाफ ईयरली मिनिमम या एनुअली उसको अपडेट करते रहना चाहिए ताकि उसमें मॉडिफिकेशन होता रहे। एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स, और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के साथ साथ बच्चों को फुल अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपने हिसाब से सीख सकें। अगर वो कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, तो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाना चाहिए कि वो इसे कर सकें। तो क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? 6 का राइट आंसर ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं। 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन एम्फेसाइज। कंटिन्यूअस CCE जो है वो किस चीज़ पे बल देता है, किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, उससे क्या होता है। 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 7 का राइट ऑप्शन अगर पढ़ते जाएंगे, कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, कि मतलब ये कह रहा है कि खाली लर्निंग को इंश्योर कर लेना। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। तो CCE का जो काम होता है ऐसा नहीं कि बच्चा
कितना सीख लिया है बस इसको जान लिया जाए, बल्कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, जो भी बच्चा सीख रहा है उसे कैसे ऑब्जर्व किया जाए। ऑब्जर्व के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल ही में मतलब क्या नाम उसको किया जाए, अगर स्कूल में उसको ऑब्जर्व किया जाए तो उसको बोलते हैं स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, और अगर स्कूल से बाहर किया जाए तो को स्कॉलस्टिक अचीवमेंट उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपको मतलब इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है कि दोनों को आप इम्प्लीमेंट करके टेस्ट कर सकें और रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकें। तो 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का राइट ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA ये क्या है, विद्यालय आधारित आकलन ये क्या होता है, इससे क्या है, डिल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स of education, hinders achieving universe national standards, helps all students learn more through diagnosis, makes students and teachers non serious and casual। मैं सारे ऑप्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि टाइम लग जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि पहले में क्या कह रहा है कि अगर स्कूल बेस्ड असेसमेंट कराएंगे तो शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, यानी ये एक तरह का कि बच्चे ज़्यादा अगर फेल हो जाएँ तो बोर्ड से इंक्वायरी होती है कि आपने कैसा सिलेबस से निकाला या कैसे ट्रेन टीचर रखे कि बच्चे इतने फेल हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या नाम है, बोर्ड बच जाएगा और ये एक तरह का हिंड्रेंस बन जाएगा, सीखने में कहीं ना कहीं बाधा हो जाएगा। लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर होगा, 8 का जो बेस्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो डायग्नोसिस के थ्रू मतलब ज़्यादा सीखते हैं। बच्चों को पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। डायग्नोसिस में क्या होता है, एक डॉक्टर जो होता है पहले बीमारी को फाइंड आउट करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करता है। तो इसमें यही होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, बच्चों में जो खामियां गलतियां होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले उसे डायग्नोसिस किया जाता है, फिर उसको क्योर किया जाता है। तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर्स टू। रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर्स टू, यहाँ पे ये आपको समझने की आवश्यकता है कि रिफर्स टू का मतलब होगा कि रीडिंग फॉर लर्निंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अगर 4th में आप देखेंगे थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, यहाँ आपका दिमाग पहुँचेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस दिया है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि रेडीनेस फॉर लर्निंग थ्योरी किसने दिया है, जो कि आपको यहाँ दिमाग में आएगा, लेकिन ये नहीं है, बल्कि पूछ रहा है कि रेडीनेस फॉर लर्निंग का मतलब क्या है। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन हो वैसे ही आपको आंसर करना है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, तो क्या मतलब है इसका, 9 का क्या राइट आंसर होगा, 9 का राइट आंसर क्या होगा, आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शन 2 में अगर देखते हैं तो क्या कह रहा है, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कंटिन्यूम। क्या होता है कि प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग कंटिन्यूम, की बच्चों के अंदर जो है लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, यानी बच्चा जो सीख रहा है तो ऐसा नहीं कि बीच में रुक रहा है, अगर रुक रहा है तो उसे क्या किया जाए कि उसके लिए तैयार किया जाए कि वो सीखे, कंटिन्यू सीखता रहे, कॉग्निशन मेंटेन रहे और आगे बढ़ता रहे। तो ये ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, अ टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन इन हर क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। कि एक टीचर है जो कि उसके क्लास में कुछ फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, ठीक है, विकलांग बच्चे हैं, और ऐसे कंडीशन में टीचर को उन बच्चों से क्या कहना चाहिए। सारे के सारे बच्चे फिज़िकली चैलेंज है, तो ऐसे टाइम में बच्चों से टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए या क्या कहना चाहिए उसे टीचर बच्चों से। ऑप्शंस यहाँ पे हम देखते हैं, व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रेन मे टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल। ठीक है, कि इसमें ये कह रहा है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने पीयर्स जो उनके साथी हैं उनसे वो मदद ले हॉल में जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न वाला आंसर आपको मिलेगा 10 में कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन जो मिलेगा वो ऑप्शन 1 और 3 से आपको कन्वर्ट किया जाएगा कि ऑप्शन 3 है या ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 3 में जो है व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रेन में टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल, और ऑप्शन 3 देखेंगे, मोहन वाई डोंट यू यूज़ योर क्रचेस टू गो टू द प्ले ग्राउंड, कि मोहन जो है
तुम अपने मतलब बैसाखी लेकर क्यों ग्राउंड नहीं जाते हो। तो इसमें क्या आंसर है, ऑफिशियल जो आंसर है बोर्ड ने जो माना है वो आपका ये इसको मान रहा है, ठीक है। कि हालांकि उससे ज़्यादा इफेक्टिव कहीं ये दिख रहा है कि सब जब वहाँ पे फिज़िकली चैलेंज्ड ही है तो वो एक दूसरे से मदद लें, ये अच्छा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे चूँकि बोर्ड का कहना ये है तो हम इसी के साथ जाएंगे, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम बोर्ड के साथ कभी कभी इसलिए जाते हैं कि जब वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो फिर जो आंसर एक मरतबा आ चुका रहता है वही आंसर आता है। इसी वजह से बेटर यही है कि जो बोर्ड आंसर है उसी को फॉलो किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, अधिगम जो अक्षमता है, अधिगम अक्षमता जो उत्पन्न होता है किसकी वजह से, मतलब किन किन रीज़न से अधिगम जो लर्निंग डिसेबिलिटी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। सेरिब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस या कल्चरल फैक्टर्स। तो किससे किससे होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो सेरिब्रल डिसफंक्शन जो है इससे भी होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, या अगर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस है एक तरह का कह सकते हैं कि उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन एक जो है कल्चरल फैक्टर्स, ये आपके लर्निंग को डिसेबल नहीं करता है, ठीक है। किसी भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपके लर्निंग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लर्निंग को इफ़ेक्ट करने के लिए ये आपके 3 जो ऊपर हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं। 4th आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल में क्या होता है, इज़ कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। तो क्या होगा, ऑप्शंस आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 12 का आंसर ही बिल्कुल यही हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल जो होता है उसमें क्या होता है कि सारे बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाना, और कुछ स्पेशल बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल नीड्स होती हैं जो टीचर को देना पड़ता है। तो ये अगर ऑप्शन 1 देखेंगे तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इज़ कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, की सारे बच्चों को एक साथ एक जगह बैठा के पढ़ाना और उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन देना, और अगर किसी चीज़ की दिक्कत है तो उसे इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना कि सभी के अधिगम परिणामों के सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो क्या होता है कि सारे बच्चे पढ़ेंगे तो उन तमाम में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, वो क्या चाहते हैं या क्या करते हैं। नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कैन मैनेज देयर स्टडीज़ विदाउट अ टीचर, कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड। तो क्या है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर देखते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स किसे बोलते हैं, 120+ जो IQ के बच्चे होते हैं वो गॉड गिफ्टेड में आ जाते हैं, या 130 140 कुछ भी हो सकते हैं एबो मोर देन। तो उसमें जो बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। जो गॉड गिफ्टेड का फीचर क्या होता है, तो ये ऑप्शन 3 को अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिख रहा है। नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, की जो ऑर्डिनरी सपोर्ट होता है वो उनको आवश्यकता उस चीज़ की नहीं पड़ती है। यानी जनरली जो हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को वो उन चीज़ों से कुछ ऊपर होके जाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को सेल्फ स्टडी से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए टीचर 1 लेसन 2 लेसन पढ़ाया है तो वो हो सकता है कि 3 लेसन 4 लेसन का अध्ययन कर लिए हों, इसलिए कि उनके पास उतना आइडिया है। तो 4th लेसन 6th लेसन में हो सकता है कि वो टीचर से हेल्प ले। तो ऑर्डिनरी सपोर्ट ये स्कूल का नहीं हुआ, टीचर का नहीं हुआ, मैनेजमेंट का नहीं हुआ, बल्कि ये कह सकते हैं कि हाईली सपोर्ट हुआ मैनेजमेंट का। तो इस वजह से ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज 15 ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर उसको हम 15 नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। गिफ्टेडनेस इज़ ड्यू टू, जो गिफ्टेडनेस होता है बच्चा जो मतलब कह सकते हैं मतलब हाई IQ का होता है, 120+ 30 40 का होता है, वो किस कारण होता है। जेनेटिक मेकअप की वजह से, इन्वायरमेंटल मोटिवेशन की वजह से, या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 दोनों की वजह से, या साइकोसोशल फैक्टर्स की वजह से, किस वजह से होता है बताइए। तो ये जो आपका होता है ये जेनेटिक मेकअप है जो
जीन्स जो होता है, जीन यानी पेरेंट्स अच्छे होते हैं या फिर उनका न्यूट्रिशन अच्छा होता है या फादर अच्छे होते हैं, उनका इंटेलिजेंस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीन के थ्रू बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो मतलब बोलते हैं ना, जैसा कि उनका जनरेशन होता है उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों में दिखता है। तो वो आपका फिजिकल भी दिखता है और इंटेलेक्चुअल भी दिखता है, और वो आपका एक तरह का कह सकते हैं माइंड से जो प्रोसेस होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वो दिखता है। तो 14 का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है और जेनेटिक, तो ऑप्शन 3 ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट कल आई थिंक कि हो जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वायरमेंटल कंड्यूसिव थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, कि बच्चे कौन सा ऐसा कैसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे जिसमें मतलब एक तरह का इंटरटेनमेंट करके सीख सकें, किसी चीज़ को समझ सकें, सोच सके, ओपन माइंडेड बना दिया जाए कि कंस्ट्रक्ट कर सके, कैसे मतलब क्या होना चाहिए ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए। तो इसमें अगर ऑप्शंस आप देखेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो अगर ऑप्शन 4 की तरफ आप चलते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, कि बच्चों को मतलब इतनी छूट दे दी जाए कि बच्चे खुद डिसीज़न ले सकें कि वो कैसे सीख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। वो एक तरह का उनको कहते हैं ना कंस्ट्रक्ट के लिए तैयार कर देना, बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि टीचर हमेशा उसे पढ़ाता रहेगा, टीचर पढ़ाता ही रहेगा, बच्चा कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, तो वो एक तरह का रोट मेमोरी पे डिपेंड हो जाएगा। बल्कि बच्चे को क्या करना है, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ देना है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उस तरह की अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी पैदा कर सके। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 देखते हैं, पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल गलत, पैसिव कभी होता ही नहीं है। पैसिव का जहाँ भी ऑप्शन आए वो आपका गलत हो जाएगा। होम क्यों गलत है, होम असाइनमेंट्स गिवन फ्रिक्वेंटली, ठीक है, निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये भी नहीं, गृह कार्य से आपको वैसे भी बचना है। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा कि टास्क पे आपको क्या नाम है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना टास्क को बहुत ज़्यादा, बल्कि ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी बच्चों को दिया जाना चाहिए स्कूल में, जिससे वो अपना इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप कर सके। तो आज ये 15 क्वेश्चंस ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसी का अगला पार्ट लेकर आएंगे, तो उसमें फिर हम +15 को करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार है और सीटेट की परीक्षार्थी आप हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और भी सीटेट के प्रीवियस पेपर्स मेरे सॉल्व हो गए हैं, स्पेशली उर्दू के मैंने कई साल के सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लैंग्वेज को उर्दू रखे हैं तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ पर सीटेट जुलाई 2020 से आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।